अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ टू पर्ज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम शेयर्स। तो जिस तरह मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे इस टॉपिक के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है कमेंट में पूछा है, तो आपके लिए मैंने रिसर्च करके इस उलमा के मुताबिक इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए इस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेहरबानी कर इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि जो है यूट्यूब एल्गोरिथम के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हाउ टू पर्ज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम शेयर्स। सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिस तरह मैं हर एक बार बताता हूं कि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूं, बस आपकी जैसा एक आम इंसान, आप आम मुसलमान हूं। तो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूं इसका जो बेसिस है वो एक पेपर है जिसको मुफ्ती अब्दुल खादिर बरकतुल्ला एंड एसएम वसीउल्लाह जो तसीस के मैनेजर है, इन्होंने एक पेपर लिखा है मेथोडोलॉजी ऑफ पर्जिंग इंटरेस्ट इनकम, और आपको मैं उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर यूआरएल भी दे रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोग वो पढ़ के समझने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कॉन्सेप्ट को आपके सामने पेश कर सकूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इस जो पेपर्स के जो राइटर्स हैं उनके भी ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चंस हो तो उनसे आप कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इनकम प्यूरिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज इनकम प्यूरिफिकेशन और पर्चिंग। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो फंडामेंटली वो शरई कंप्लायंस शेयर है। जैसे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई पर मैं वीडियो दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो दूंगा कि कुछ शराइत के बेसिस पर उलमा ये कहते हैं कि इन शराइत को अगर पूरा कर पाए तो ये कंपनी पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक कंपनी है डीमार्ट जिसके शरई पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये तमाम फैक्टर्स तो ठीक है, लेकिन इस कंपनी में अगर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हो तो क्या हम शरई एतबार से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे उनके बहुत सारे बैंक डिपॉजिट्स हैं जिससे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, और इसी तरह उनके जो है समझिए कि इन्वेस्टमेंट्स है, जिस वो इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा जो है इनकम जो नेगेटिव जो कहते हैं ना, अदर इनकम जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने हलाल हराम तमाम किस्म के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो डेट फंड्स भी होते हैं। तो ये कैसे प्यूरिफाई करें? तो इनकम पर्जिंग या प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ये है, उसका मतलब ये है कि जो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से जो हराम तरीके से कमाया गया है, जैसे इंटरेस्ट या अदर सोर्सेस जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज ना हो, तो उनको हम किस तरह प्यूरिफाई करेंगे, उसको कहते हैं इनकम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और पर्जिंग प्रोसेस। तो यहां पर दो चीजें याद रखनी है। यहां पर इनकम प्यूरिफिकेशन में हमें जो है जनरली हम ये भी देखते हैं कि इंटरेस्ट इनकम क्या है, और इसी तरह जो गैर जो है विच आर नॉट अक्वायर्ड फ्रॉम लीगल सोर्सेज जैसे इम्प्योर इनकम, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी ने उसमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वहां पर फिर बैंक्स और वो तमाम डेट वगैरह है, तो एंड ऑफ द डे वो इनडायरेक्टली जो है फिर डेट में ही आ रहा है, यानी वो इंटरेस्ट और सूद का ही कारोबार में जो इन्वेस्ट किया है कंपनी ने। तो ऐसे इनकम को भी हम एलिमिनेट करेंगे, इंटरेस्ट का भी एलिमिनेट करेंगे और इनडायरेक्ट अदर सोर्सेस को भी हम एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद यहां पर जनरली जो हम इंटरेस्ट इनकम जो कहते हैं वो होता है एक बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आता है, लोन एडवांसमेंट्स, अगर किसी को लोन देकर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक कंपनी, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स अगर कंपनी ने किया है तो उसको भी हमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ये तमाम डिटेल्स उनके एनुअल रिपोर्ट में हमें मिल जाएंगे, और जनरली इस पर्टिकुलर डेटा को अदर इनकम में, जब इनकम स्टेटमेंट होता है अदर इनकम में इसको दिया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह से एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इनकम को प्यूरिफाई करने के डिफरेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट जो है मेथड्स बताए हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहला मेथड है डिविडेंड बेस्ड पर्चिंग, यानी जो कंपनी डिविडेंड पे करती है, जब कंपनी को डिविडेंड आता है तो उस पर्टिकुलर इनकम को पर्च किया जाता है, यानी जब डिविडेंड आएगा उसके हिसाब से पर्च किया जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पेपर में मैं जो पढ़ा है वो चीज समझाऊंगा कि पर्चिंग बेस्ड ऑन डिविडेंड क्यों मुनासिब नहीं है, इसमें क्या नेगेटिव्स जो है। इसके बाद और एक मेथड है, वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है AAOIFI।
इनका एक पर्जिंग मेथड है जो डिविडेंड पे नहीं बल्कि इंटरेस्ट जो इनकम अक्यूर हुआ है उस बेसिस पर जो है इसका मेथोडोलॉजी होता है। और थर्ड वन है तसिस का जो मॉडिफाइड वर्जन, जो सेकंड वर्जन यहां पर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसको मॉडिफाई किया है तसिस ने, उसको मॉडिफाइड मेथोडोलॉजी बताया है, मॉडिफाइड वर्जन है तो सेकंड का। इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो है क्लियर होंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है जो पर्जिंग हम करते हैं, सबसे पहला मेथड है पर्जिंग का, वो ये है कि डिविडेंड बेस्ड पर्जिंग। यानी डिविडेंड बेस्ड पर्जिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने, एक कंपनी एक्स आप ले लीजिए या वाई ले लीजिए, जो भी कंपनी आप ले लीजिए, यहां पर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने, हम समझिए हमने ए कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सपोज ए कंपनी में हमने समझिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी समझिए वो पर शेयर 1000 रुपीज है, तो हम अज्यूम कीजिए कि हमने एक 100 शेयर उसके खरीदे हैं। तो हमने एक कंपनी के शॉर्ट शेयर्स खरीदे हैं। तो इस 100 शेयर्स खरीदने के बाद अज्यूम कीजिए कि उस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया है पर शेयर, समझिए 10 रुपए उस कंपनी ने 10 रुपीज डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड दिया गया है, इस डिविडेंड पर जो है इनकम प्यूरिफिकेशन करने का प्रोसेस कहते हैं, जो है डिविडेंड पर्जिंग मेथोडोलॉजी। लेकिन इसमें कुछ क्या नेगेटिव्स है मैं आपको बताता हूं। तो यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, तो वो डिविडेंड में इनकम का भी जो है इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है, तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जो हो हलाल तरीके से आया हुआ है उसको हम हमारे पास रख लेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट ये है कि जब ये मेथड है तो ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर इसका फॉर्मूला है, मैं यहां पर इस तरफ हट जाता हूं। फॉर्मूला है कि पर्जिंग अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम, यानी जो इंटरेस्ट इनकम टोटल आया है उसका डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट इनकम कितना है उसके डिवाइड करके, उसके बाद टोटल इनकम कितना है मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, यानी इनके कितना, एक शेयर पर इसने कितना डिविडेंड दिया है, उसके बाद होगा इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट इनकम बाय टोटल इनकम इनटू डिविडेंड पर शेयर इनटू टोटल शेयर्स। अब यहां पर ये फॉर्मूला है डिविडेंड बेस्ड पर्जिंग का। अब इसको आप कोई भी शेयर को उठाकर इसको आप अप्लाई करेंगे जिस पर डिविडेंड आ रहा है, तो आपको उसका एक फैक्टर मिलेगा। लेकिन यहां पर इस पेपर में एक बहुत अहम चीज को तासिस ने पॉइंट आउट किया है, वो ये है सबसे पहले, दिस मेथोडोलॉजी में लीड टू पर्जिंग ऑफ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। यानी यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, इसमें बहुत छोटा सा अमाउंट जो है पर्ज होगा। वो इसलिए होगा अकॉर्डिंग टू तसिस 5 to 10% ही पर्ज होगा, उसके अलावा पर्ज नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई कंपनी इंटरेस्ट इनकम आता है तो वो एक्सपेंस में भी यूज करती है। तो यहां पर हम टोटल इनकम देख रहे हैं, टोटल इनकम, टोटल इंटरेस्ट इनकम बाय टोटल इनकम देख रहे हैं, और डिविडेंड पर ही हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये टोटल इंटरेस्ट इनकम को नहीं हटा सकेगा, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्ट जो इनकम होता है वो एक्सपेंसेस में भी काउंट होता है। इस वजह से यहां पर जो है इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होने का परफेक्ट जो है चांस नहीं है। नंबर 2, अगर कंपनी फर्ज कीजिए आप एक कंपनी के शेयर्स आपने 1 साल से लेकर रखे हैं और वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उस कंपनी ने 1 भी रुपया डिविडेंड नहीं दिया। अब वो फॉर्मूला में आप देखेंगे डिविडेंड 0 है, तो आपका पर्जिंग इनकम कितना होगा, 0 होगा। उसका मतलब ये है कि हालांकि वो कंपनी इंटरेस्ट से पैसा उठा रही है, लेकिन वो आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका जो शेयर है उसमें तो इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट का पैसा रोटेट हो रहा है, फिर भी आप जो है उसका जो है प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक पॉइंट है कि अगर उस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आप कोई प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। इसके साथ और एक पॉइंट याद रखिए दोस्तों, बहुत सारे ग्रोथ कंपनीज वो डिविडेंड नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो डिविडेंड देंगे नहीं, 10 साल तक नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए अमेजॉन, कई साल तक अमेजॉन ने डिविडेंड तो दिया ही नहीं, जो पैसा आ रहा है उसी को उसने रोटेट करता गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप डिविडेंड नहीं देंगे बहुत सारे कंपनीज, तो मतलब आप प्यूरिफाई कैसे करेंगे? तो इस वजह से ये मेथोडोलॉजी जो है मुनासिब नहीं है। और एक बात, एक पॉइंट और एक तसिस के इस पेपर में उन्होंने बताया है कि फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल ईयर के एंड में वो शेयर मेरे पास था, ठीक है, मेरे पास वो 100 शेयर्स थे और मैंने उस शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले खरीदे थे और उसी दौरान ईयर एंड आ गया और मुझे डिविडेंड मिल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन यहां पर यह है कि उस शेयर को
क्या वो 10 दिन में उन्होंने वो इनकम कमाया? नहीं, वो 10 दिन का इनकम नहीं है, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी होता है कि जब वो ये साल में जो कमाते हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आने वाले साल के फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में वो डिविडेंड देते हैं। अगर वो कैश ज्यादा हो तो जब डिविडेंड देते हैं, मतलब ये है कि उस शेयर को फर्ज कीजिए किसी ने 11 महीने उसको रखा और उन्होंने किसी किस्म का प्यूरिफिकेशन नहीं किया, उनका जो भी स्टॉक का बढ़ा हुआ प्राइस था, जो भी उनका प्राइस था वो उन्होंने लेकर हट गया। अब ये दूसरा बंदा जो उसको खरीदा है सिर्फ 1 महीना खरीदा हुआ है, तो वो 1 महीना उसको रखने की वजह से डिविडेंड मिला है, तो अब उसको जो है उस पर पे करना पड़ेगा। हालांकि वो इंटरेस्ट जो इनकम है वो इनकम उस 1 महीने में नहीं हुआ है, वो एक्चुअली जो है पिछले क्वार्टर्स में उसका इनकम हुआ है। तो इसका मतलब ये भी जस्टिफाइड नहीं है कि जो डिविडेंड जो शेयर्स जिसके पास है उसी को पूरा पे करना पड़ रहा है। इसी वजह से तसीस ने अपने इस पेपर में बताया है कि इट इज नॉट ए गुड रैशनल टू लिंक पर्जिंग टू रिसिपेंट ऑफ अ डिविडेंड, यानी जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसी को प्यूरिफाई करने का जो है बात कहना, ये एक करेक्ट मुनासिब मेथोडोलॉजी नहीं है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है, डिविडेंड बेस्ड पर्जिंग ये मुनासिब नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत सारे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, लॉजिकली आप समझ सकते हैं। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है AAOIFI पर्जिंग मेथड, यानी इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में मैं इसको फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इस मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स शेयर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी अब ये इंडिया में जो है फर्स्ट अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना दोस्तों, ये अकाउंटिंग पीरियड, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, इसमें जिस पर्सन ने लास्ट डे यानी जो आखिर तक अकाउंटिंग पीरियड में जिसने रखा है, that person purging under this method is obligatory upon the investor only if the investor holds the shares of the firm at the end of the accounting period। ये इसका जो है कंडीशन है और ये फॉर्मूला इसका ये है। फॉर्मूला इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी यहां पर जो है टोटल इनकम से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहां पर इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एट ईयर एंड, यानी इसका मतलब यह है कि जितना इंटरेस्ट उस कंपनी ने कमाया उसको डिवाइड करेंगे, उसके कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो जब कंपनी के टोटल इंटरेस्ट इनकम और आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा ना कि हर शेयर पर अच्छा इतना इनकम जो है, इतना इंटरेस्ट इनकम आया है हर शेयर पर, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने आपके पास शेयर्स है। तो यहां पर ये मेथड एक्चुअल में यहां पर तसीस के पेपर में इन्होंने कहा कि ये मेथोडोलॉजी एक्चुअली इज गुड टू क्लियर ऑल द इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि आप तमाम शेयर होल्डर्स को जो है डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर पहले तो आप इंटरेस्ट इनकम लेकर तमाम शेयर होल्डर्स के तमाम आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि एक शेयर होल्डर के पास कितना जो है इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, उसके हिसाब से आपको पर्च करना है। लेकिन यहां पर तसीस एक पॉइंट बताता है, वो ये है कि यहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इमेजिन कीजिए कि मैंने उस शेयर को होल्ड किया है फर्स्ट अप्रैल से मैंने उसको होल्ड किया है मार्च 1 तक, यानी सिर्फ मैंने 11 महीने लिया है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई पर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट ही नहीं किया। या और एक भी बात देखिए, अगर आप ईयर एंड में आप सोचिए कि आपने 30th के दिन उसका प्राइस अच्छा था, आपने 30th के दिन खरीद लिया, अब वो 31st के दिन जो है उसका ईयर एंड हो रहा है, तो क्या ये अक्यूमुलेशन जो है, ये जो पर्जिंग है, वो सिर्फ जिसके पास लास्ट में वो शेयर से वो करना पड़ेगा? तो यहां पर भी एक मसला होगा। तो यहां पर और एक चीज आप ये भी बात याद रखिए कि जो इंटरेस्ट इनकम अक्यूर होता है, जो कंपनी जो लेती है, वो 1 महीने में या 1 दिन में नहीं होता है दोस्तों, ये थ्रू आउट द ईयर होता है। तो इसी वजह से तसीस का ये पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग द और जो पर्सन के पास फाइनल शेयर्स है उसको हम कहना कि भाई आप ही पूरा पे करिए, उसका मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये तमाम साल भर में जो है इंटरेस्ट इनकम अक्यूर होता है। तो इसको क्या करना है? तो और एक बात, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, नंबर 1 ये तो इंटरेस्ट इनकम को जो है सेकंड मेथड इंटरेस्ट इनकम को प्यूरिफाई करता है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो कंडीशन है कि ईयर एंड में जिसके पास शेयर्स है उसी को करना है, तो जिसके पास पहले थे उसको नहीं करना है। तो इसको तसीस ने एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्जन है और इसी वर्जन के बेसिस पे हम आराम से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए मॉडिफाइड AAOIFI पर्जिंग मेथड बाय तसीस। फर्स्ट थिंग फॉर्मूला इसका ये है दोस्तों,
इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसका मतलब जितना भी इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो कितने भी करोड़ हो, वो डिवाइडेड बाय जितने करोड़ शेयर्स वहां पर मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। यानी यहां पर इस कॉलम से ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि एक शेयर होल्डर पर कितना इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर एक पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी है। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर से इंटरेस्ट इनकम को हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक शेयर है, तो इसका मतलब एक शेयर आपके पास है तो एक शेयर पर इतना जो है इंटरेस्ट इनकम बन रहा है, इतना उस कंपनी कमा रही है। इस बेसिस पे ये आ जाता है। इसके बाद आपके पास कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ये हो गया। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट का जो है परसेंटेज ले रहे हैं, इंटरेस्ट बाय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इनटू, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो ये है कि तसिस ने इसको मॉडिफाई करके लिखा, नंबर ऑफ डेज शेयर्स हेल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन एंटायर अकाउंटिंग पीरियड। यानी अब यहां पर तसिस का कॉन्सेप्ट देखिए, ये कर रहे हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ आस्किंग 1 पर्सन टू पे, सपोज आपने 6 महीने जो है शेयर को होल्ड किया था, तो यहां पर आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स अकाउंटिंग 12 मंथ्स, तो यहां पर 12 लिखेंगे। यानी क्योंकि आपने हाफ ऑफ द ईयर आपने उस शेयर्स को अपने पास रखा, तो मतलब यह है कि हाफ ऑफ द ईयर आपके पास उस इंटरेस्ट का तो इनकम आता रहा, तो आपको वो आधे जितना आपने शेयर्स रखा है उतने दिन का ही आपको करना है। इसी तरह किसी पर्सन ने सिर्फ एक दिन उनके पास शेयर है, लास्ट 30 मार्च को उन्होंने खरीदा, 31 के दिन जो है एक दिन उनके पास शेयर रह रहा है, तो वो कहेंगे 1 डे 1 डिवाइडेड बाय 365, अकाउंटिंग एक पीरियड में 365 डेज होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 365। इस तरह से तसिस ने इस मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया है ताकि आप और मैं आराम से कैलकुलेट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कर सके। मैं इंशाल्लाह आगे इसको आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। और इसका देखिए तसिस ने और एक सिंपल एक अच्छा सा टेबल भी दिया है दोस्तों। वो टेबल में इन्होंने सैंपल एग्जांपल दिया है। यहां पर आप इसको, मैं ये डॉक्यूमेंट भी आपको ड्राइव में शेयर करूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप इसको देखिए कि यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। कोई XYZ कंपनी, टोटल इनकम इनका है 5 लाख, पूरों का इसमें सेम रखा है। Then dividend paid, dividend non paid, shares held at year end, shares not held at year end और modified AOF मेथड जो इन्होंने तसिस ने जो बनाया है वो देखिए। टोटल एक्सपेंसेस 4,70,000, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, इंटरेस्ट इनकम है इनका 2,000 रुपए, 2,000 वो समझिए लाख है या मिलियन है जो भी। सो 2,000 2,000 2,000 2,000। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड पेड इज 3,600। यहां पर डिविडेंड नहीं पे किया गया, यहां पर 3,600 पे किया, यहां पर 3,600, यहां पर 3,600। नाउ डिविडेंड परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम 0.7, 0 नथिंग, 0.7, 0.0, ये ओके। रिटेन अर्निंग्स परसेंटेज, शेयर्स यहां पर देखिए ये कंपनी के टोटल शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, वो है 300 300 300 300 300। नाउ इंटरेस्ट रेशियो मैंने बताया, इंटरेस्ट रेशियो इज बेसिकली इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हमारा होता है, उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम यहां पर देखेंगे तो 0.4 यहां पर हमको आ रहा है कंपेयर टू देयर इंटरेस्ट इनकम विद द एक्चुअल इनकम। सो 0.4% इज द इंटरेस्ट रेशियो यहां पर। और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द इन्वेस्टमेंट, अब इसको न पीरियड फॉर विच द शेयर्स फॉर हेल्ड 6 मंथ ये सम। अब यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, उस फॉर्मूलास में लगाएंगे, तो यहां पर पर्जिंग अमाउंट आएगा 0.48, यहां पर आएगा 66.7, यहां पर आएगा नथिंग, और यहां पर आएगा नथिंग, और यहां पर आएगा 33.4। देखिए क्योंकि यहां पर एक पॉइंट देखिए कि यहां पर क्योंकि डिविडेंड, यहां पर इन्होंने डिविडेंड पे किया तो 0.48, एक्चुअल में 2,000 रुपए का जो इनकम है, 2,000 रुपए का जो इनकम है वो तो इंटरेस्ट इनकम है, तो उसमें सिर्फ आपको 0.48 पे करना पड़ रहा है, वो भी 6 शेयर्स के लिए, तो वो एक्चुअल में मुनासिब नहीं है, बिल्कुल कम अमाउंट है। अगर आप डिविडेंड नहीं मिला तो 0 पे ही नहीं कर रहे हैं। और एक यहां पर देखिए 66.7, यहां पर जो नंबर है ये है आपके ईयर एंड में आपने शेयर्स रखे, अगर नहीं रखे तो बिल्कुल 0 हो गया। और लास्ट में है तसिस का जो मेथड है वो 33.5, यहां पर देखिए 0.72 पे कर रहे हैं, यहां पर 100% आप पे कर रहे हैं, यहां पर 0, और यहां पर 50% ही पे कर रहे हैं, क्योंकि उस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ आधे साल तक उस शेयर्स को रखा है, तो उसको आधा अमाउंट ही पर्च करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, इसको मैं बिल्कुल समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। वो ये है, आप इन्फोसिस का जो है बैलेंस शीट डाउनलोड कर लीजिए, इन्फोसिस का बैलेंस शीट वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, एक 300 या 320 पेज का डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जब देखेंगे पेज नंबर 84 पर
पेज नंबर 84 नहीं, इनिशियल जो मैनेजमेंट डिस्कशन होता है वहीं पर अपने जो बैलेंस शीट्स वगैरह होते हैं ना, वहीं पर आप देखेंगे तो इन्फी का अज्यूम हम ये करेंगे कि किसी के पास इन्फोसिस के 100 शेयर्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक उन्होंने अपने पास रखे। So how much purification has to be done? Now we will analyze balance sheet of Infi. We see that the other income, जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, वो है 2467 crores। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन्फोसिस के आप कोई भी वेबसाइट पे टाइप करेंगे तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल जाएंगे आपको। सो ये है 420 crores or something. So ये total number of outstanding shares. Let's assume that the person hold the stock entire financial year, यानी उस पर्सन ने तमाम ईयर को उसने जो है शेयर्स को रखा है। तो अब यहां पर आप कैलकुलेशन देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम विच इज 2467 crores डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स है 100 held into number of days share held, number of days in the entire accounting period। आप मंथ भी ले सकते हैं, डे भी ले सकते हैं। पर्जिंग अमाउंट इक्वल टू 2467, ये अपने जो क्रोर का है, ये 7 zeros 42056179558, ये नंबर हमने यहां पे लगा दिया, इसको ब्रैकेट में रख दिया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 100। और क्योंकि मैंने कहा कि 365 डेज आपने शेयर को रखा है अपने पास, इसलिए 365/365, तो ये होता है 5.86 इंटू 100 इंटू 1 विच इज 586 अमाउंट टू बी पर्च फॉर एनीवन होल्डिंग 100 शेयर्स। यानी अगर आपके पास इन्फोसिस के 100 शेयर हैं तो ये जो पिछला साल है उस साल में आपको पर्च अमाउंट करना है 586। आपको ये एलिमिनेट कर देना है कि इस साल का ये जो इंटरेस्ट इनकम के बेसिस पे मेरे शेयर्स जो है उसके मुताबिक ये इंटरेस्ट इनकम है, और इसको आप एलिमिनेट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है जो अमाउंट है, जो पर्च अमाउंट है, इसके बेसिस पर, और उसको उलमा ये कहते हैं कि बगैर सवाब की नियत के आपको देना है। किसी भी गरीब आदमी को, जो भी गरीब होते हैं ना, उनको आप बगैर सवाब की नियत से दे दीजिए, क्योंकि ये ऐसा इनकम जो हलाल तरीके से कमाया गया है इनकम नहीं है, तो उसको आप जो है गरीब को दे दीजिए, और इस पे कोई किसी किस्म का सवाब वगैरह का उम्मीद ना रखो, इस तरह से उलमा कहते हैं, तो आप वो दे दीजिए। तो ये होता है पर्चिंग प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो से आपको ये बात समझ में आई है कि बेसिकली बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। कोई भी कंपनी का जो हलाल कंपनी है उसको ले लीजिए, उसका टोटल अदर इनकम कितना है वो ऊपर रख दीजिए, आउटस्टैंडिंग शेयर नीचे रख दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय आपने शेयर को कितने दिन होल्ड किया। आप जीरो धाके या कोई भी अकाउंट में जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग से अब तक आपके 10 दिन है, 100 दिन है, जो भी नंबर ऑफ डेज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 365 तो अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये अप्लाई कर दीजिए। आप ये कैलकुलेटर में डाल देंगे तो 2 सेकंड में आपको आ जाएगा कि आपके इतने शेयर्स का इतना पर्चिंग अमाउंट आपको देना होगा। दैट्स इट। इससे अगर ये कर देंगे तो जो भी हमारा जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है वो तो मैंने एक थिंक पिछले वीडियो में कैपिटल गेन पे भी कहा था, लेकिन नहीं, मैं इस पॉइंट पे माफी चाहता हूं कि यहां पर जो कैपिटल गेन है वो तो हो रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है उसी को पर्च करना है। हमको जो है इस कैपिटल गेन पर फिर से पर्चिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन तो कंपनी के बिजनेस की वजह से हो रहा है, तो जो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है उसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। कैपिटल गेन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम चाहे वो बेचे या ना बेचे, आपको ये साल ब साल आपको ये अमाउंट जो इंटरेस्ट के बेसिस पे आ रहा है इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, तो इंशाल्लाह इसके लिए आपके लिए काफी होगा। कैपिटल गेन यानी जो शेयर प्राइस बढ़ रहा है उस पे आपको किसी तरह का जो है उस अमाउंट पर पर्चिंग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस का जो इंटरेस्ट इनकम है उसको पर्च आप कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है और सिंपल से आप ये कैलकुलेशन को भी समझ चुके हैं। और मैं आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपने से ये कोशिश कीजिए। आप आके जो है कमेंट में बहुत सारे तो आज भी लिख रहे हैं कि भाई ये शेयर हलाल है या नहीं, वो शेयर हलाल है। भाई बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने से एनालिसिस करें। किसी ने, मैंने एक पर्सन से सुना है, एक स्टॉक मार्केट के बंदे से सुना है कि जब तक आप अपने खुद से एनालिसिस करके आप शेयर नहीं खरीद सकते, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय ए शेयर एट ऑल इन द मार्केट बाय योरसेल्फ। उससे बेटर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसीलिए मैं मेरी कोशिश ये है कि आप अपने से, आप जो मैंने रिसोर्सेज दिया, वीडियो देखिए, उसके प्रोसेस देखिए, उसका प्रोसेस आप खुद से करिए, तो जब आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग जस्ट समवन दैट ये हलाल है या हराम है। भाई अपने हर कोई बंदा अपने हिसाब से बोल देगा कभी कभी कि उसके ये हिसाब से ये जो हलाल नहीं है, तो आप अपना जो प्रोसीजर हमको शरीयत के हिसाब से मिला है
उसको आप जो है एनालाइज करके इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिए। इसी तरह ये पर्जिंग अमाउंट का भी वीडियो आप कोशिश कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। जब आप सीखेंगे खुद से इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं सही जो है प्रोसेस से कर रहा हूं। किसी से पूछने पर वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आपके फिर क्वेश्चंस अगर हो, तो अगर जनरल क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो वीडियो रहेगा हाउ टू पर्ज इनकम इन ए म्यूचुअल फंड। मैं आपको एग्जांपल दूंगा टाटा एथिकल फंड का। उनका टोटल जो प्रोसेस उन्होंने बनाया है, उस तमाम टेबल को, उनका जो एक्सेल शीट दिया है उन्होंने, वो तमाम टेबल को लेकर प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि अगर टाटा एथिकल फंड के आप होल्डर हो तो किस तरह से 1 साल गुजर गया तो किस तरह से इनकम पर्जी करना है। इंशाल्लाह उसका हमारा अगला वीडियो रहेगा। इसी बीच में इंशाल्लाह मैं और छोटे छोटे वीडियोस भी लाऊंगा। ये बड़ा वीडियो रहेगा तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में मैं लाऊंगा। उस बीच में जो भी मैं शेयर कर सकता हूं आपसे शॉर्ट फॉर्मेट में, इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।